नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव रक्षपति। आप लोग लाइव टाइम्स टीवी देख रहे हैं और इस समय पर आप लोगों के बीच में हिमाचल की बात अपना मॉर्निंग बुलेटिन लेकर हम लोग हाजिर हैं। हिमाचल की बात आपका अपना मॉर्निंग बुलेटिन, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में आपको बताते हैं प्रदेश में ऐसा क्या चल रहा है जो आपके जीवन को जानना, आपके जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर असर डाल सकता है, आप लोगों को जानना जरूरी है। तो उन्हीं सभी चीजों का समावेश लेकर, उन्हीं सभी चीजों को इकट्ठा करके आप सभी लोगों के बीच में आ जाते हैं। तो इससे पहले कि हम इस स्ट्रीम में आगे बढ़े, आप सभी लोगों से यह अनुरोध रहता है, सुबह का समय है, कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा खबरें सुनानी है और प्रयास यही रहना है कि भाई आप लोगों को खबरें तो सुनाएं। आप लोगों का भी आप लोगों से भी एक आग्रह रहता है कि आप भी और लोगों तक ये खबरें पहुंचाने का प्रयास करें। इसलिए आप सभी लोगों से भी एक अनुरोध अवश्य रहेगा कि स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके वो शेयर अवश्य करें, लाइक का बटन लगातार दबाएं और कमेंट के माध्यम से अपने विचार जो है वो अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि जनतंत्र की सबसे बड़ी ताकत आप लोग हैं, जनता है, और जनता से बड़ा कुछ नहीं होता। तो यहां पे हिमाचल प्रदेश में चल रही तमाम गतिविधियों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों से इतना ही आग्रह रहता है कि उसे स्ट्रीम को शेयर करके बड़े बड़े ग्रुप्स में शेयर करें, और ताकि हम जो भी बताएं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अब हमारे बीच में दो महत्वपूर्ण डेट आ रही है, एक 25 जनवरी की आ रही है, एक 26 जनवरी की आ रही है। 25 की यदि हम बात करें तो 25 को हमारे बीच में पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जाता है और उसी के साथ 26 जनवरी की बात करें तो गणतंत्र दिवस हमारे बीच में मनाया जाता है। ऐसे में ये डेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ी बड़ी घोषणाएं इस दिन हो सकती हैं, और क्या बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को कांग्रेस सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ये विधायक कौन है? ये मंडी सदर के विधायक है और इनका अनिल शर्मा जी इनका नाम है। आप लोगों को इनके बारे में जानकारी ही है। ये लोक सेवा समिति के अध्यक्ष पद की इन्हें जो है जिम्मेदारी मिली है और ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के खर्चों का ऑडिटिंग ये करेंगे। ये विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ये नियुक्ति की जाती है, वो की गई है, और सीएम सुखू के साथ यहां पर अनिल शर्मा के अच्छे संबंध इसका कारण माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें आप लोगों को बता दें कि ये जो समिति है इसका अध्यक्ष विपक्ष के किसी भी नेता को बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर जो चूज किया गया वो मंडी सदर के विधायक को किया गया, और भी कोई भी होता तो भी वो भारतीय जनता पार्टी का ही होता। लेकिन फिर भी ये जो एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो ऑडिट ये करते हैं कि भाई सरकार कोई ऐसा बेकार का खर्चा तो नहीं कर रही जो यहां पर मुसीबत का सबब बाद में बन सकता है। आप इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए और इस तरह की प्रथा जो हमारे बीच में है ये अपने आप से एक बेहतर लोकतंत्र बनाने में मदद करती है। जब यहां पर सरकार कुछ करे और उसकी ऑडिटिंग करने के लिए वहां पर विपक्ष का नेता यहां पर बैठा हो तो एक बेहतर संदेश भी जाता है, और यह भी देखने को मिलता है कि भाई अगर वो इस तरह की ऑडिटिंग कुछ ऊपर नीचे खर्चा कर रहे हैं तो फिर उनके बारे में सभी लोगों को अवगत करवाना भी यहां पर जो विपक्ष का एक काम है, विपक्ष के पास मिल जाता है कि भाई हाँ इस तरह से यहां पर यह काम किया गया था। तो आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों से ये कहूंगा कि भाई आप सबसे पहले तो आप अपनी राय यहां पर अवश्य व्यक्त करें। आपके अनुसार और कौन सा बेहतर नेता यहां पर हो सकता था तो जो सरकार के कामों का और उनके खर्चों का ऑडिटिंग कर सकते हैं। गौरतलब है आप लोगों को यह पता भी होगा कि यहां पर पहले भी हमारे बीच में यहां पर मंत्री रह चुके हैं अनिल जी। अनिल जी की यदि हम बात करें तो इससे पहले अनिल शर्मा जी हमारे बीच में 1993 से 96 तक वीरभद्र की सरकार में युवा सेवा खेल मंत्री और वन राज्य मंत्री रहे हैं, और 1998 में राज्यसभा के लिए हिमाचल विकास कांग्रेस के सदस्य के रूप में चुने वो गए थे। इसके बाद 2022 में मंडी से वो फिर से विधायक बने थे, लेकिन 2022 में उनको, आपको जैसे जानकारी है कि वो थोड़े समय के लिए यहां पर मंत्री पद उनको मिला, उसके बाद वो मंत्री पद यहां से हटा दिया गया, उनसे मंत्री पद से उन्हें हटा दिया गया। अब वो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किए गए खर्चों का लेखा जोखा यहां पर देखेंगे और ऑडिटिंग यहां पर करेंगे। उस जो ऑडिटिंग करने वाली कमेटी है उसके अध्यक्ष रहेंगे। आपको फिर बता दें ये कोई भी होता पर विपक्ष का होता, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी यहां पर हमारे बीच में अनिल शर्मा जी को मिली है। उसी के साथ पिछले दिन हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश में यहां पर भारत जोड़ो यात्रा पहुंची थी। भारत जोड़ो यात्रा की यदि हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने पूरे कन्याकुमारी से चलते हुए अब हिमाचल प्रदेश से अब जम्मू कश्मीर की ओर वो निकल चुके हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने हजारों मीलों का सफर तय किया है और उसी के साथ अपनी यात्रा के 125वें दिन में आज वो एंटर किए हैं। कल 124वां दिन था। हिमाचल प्रदेश में 24 किलोमीटर का ये स्ट्रेच था। 24 किलोमीटर के स्ट्रेच में जब चल रहे थे तो वहां पर अलग अलग जो नेता है वो भी उनके साथ जुड़े, कबड्डी प्लेयर भी जुड़े हमारे बीच में। कबड्डी प्लेयर की बात करें तो अजय ठाकुर जो भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम के कप्तान है वो भी इस यात्रा में बने थे। लेकिन उसी के साथ साथ यहां पर और लोगों की बात करें, क्षमा चाहेंगे भाषा के लिए, यहां पर और लोगों की बात करें तो मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री, उसी के साथ जो हमारे कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं और जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सभी यहां पर जुड़े थे। आप इस स्ट्रीम को जरूर लाइक कीजिए जी, ये मैं लगातार कहता रहता हूं। आप लाइक का बटन लगातार दबाएं और शेयर अवश्य कीजिए जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जुड़े होते हैं उतने लाइक भी होने चाहिए। अभी 47 लाइक पर हैं हम, जल्द ही 100 से ऊपर या 300-400 लाइक तो होने चाहिए। तो वहां पर बहुत से लोग जुड़े थे, लेकिन यहां पर इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश में उस समय पर हो रही है जब हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां पर होनी नहीं चाहिए थी, होना बहुत जरूरी था, क्योंकि ऐसा लगता है, पता चलता है, एक शक्ति प्रदर्शन भी हो जाता है और एक छवि परिवर्तन भी यहां पर हुआ। जो लोग वहां पर थे उन लोगों का तो अपना कुछ कहना होगा, कांग्रेस के समर्थकों का अपना कहना होगा। जो आप लोग जैसे और हम जैसे लोग हैं जो यहां पर सिर्फ वोट करते हैं, किसी पार्टी विशेष के साथ उनका कोई एफिलिएशन नहीं है, उन लोगों से मैं जानना चाहूंगा कि ये जो छवि परिवर्तन के लिए इतनी बड़ी रैली की गई, उससे कितना छवि परिवर्तन यहां पर राहुल गांधी जी का हुआ है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। और आपके अनुसार क्या 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें यहां पर कांग्रेस पार्टी को इसकी वजह से एज मिलेगा? आप लोग क्या कहते हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। लेकिन कल यहां पर जब वो पहुंचे थे तो आपको जैसे बताया कि ये उस समय पर ये यात्रा हो रही है जिस समय पर हिमाचल प्रदेश में ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है। तो वहां पर कांग्रेस की सरकार ने 10 वादे किए थे, उसमें से एक वादा ओपीएस का, उन्होंने ओपीएस बहाली का उन्होंने कर भी दिया है। उसके बाद अब दूसरे वादे की ओर अगर हम आते हैं तो वहां पर महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की बात थी, उस पर भी हम आएंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत दिलचस्प किस्सा हुआ, अमर उजाला में यह बताया गया है, मैं सीधा सीधा आपको बताता हूं। वहां पर यह बताया गया कि जो महिलाएं हैं वो ऊपर छतों से आवाज दे रही थी राहुल गांधी जी को और उनसे पूछना शुरू कर दिया कि 1500 रुपए कब मिलेंगे। तो इसके बाद क्या जवाब दिया यहां पर राहुल गांधी जी ने, वो भी आपको बता दे। तो राहुल गांधी जी ने यहां पे महिलाओं से जो छतों से पूछ रही हैं कि भाई 1500 कब मिलेंगे, उनसे वादा किया कि उनका वादा जल्द पूरा किया जाएगा और जितनी भी 10 गारंटियां हैं सूबे में महिलाओं के 1500 रुपए के साथ साथ वो सब यहां पर पूरी की जाएगी। उसे राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस यहां पर पूरी तरह से निभाएगी, आप चिंता ना करें, निश्चिंत रहे। और उसमें जितने भाई जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, रास्ते में कई जगह उन्हें बच्चे भी मिले, अब उनके हाथों में टॉफियां थी, वो बच्चों को वो खिलाते रहे और इस तरह से अपना उनका काफिला हिमाचल प्रदेश में आगे आगे जाता रहा। तो ये भारत जोड़ो यात्रा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हिमाचल प्रदेश में केवल एक दिन के लिए रही, 24 किलोमीटर के लिए रही। उन्होंने कहा कि भाई वो आशीर्वाद लेने आए हुए हैं देवभूमि में, लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि पहाड़ी लोग यहां पर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं और काफी तारीफों के पुल बांधे अब जम्मू कश्मीर की ओर ये जाना है। बहरहाल अब आगे की खबर भी आपको बताते हैं। ये तो बात हो गई भाई भारत जोड़ो यात्रा की। आप स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, जितना ज्यादा हो बड़े बड़े ग्रुप्स में कीजिए, 2-3 बड़े ग्रुप्स में कर दीजिए और उसके साथ लाइक का बटन जरूर दबाते रहे और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। मैं बार बार ये इसलिए कहता हूं कि जनतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी है। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, जयराम ठाकुर या सुखविंदर सिंह सुक्खू, चाहे जो मर्जी हो, नेता आप लोग बनाते हैं। तो आप लोगों की बातें पता होनी चाहिए, आप लोगों के विचार पता होने चाहिए। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो इस सरकार के लिए जो सबसे बड़ा परेशानी का सबब ये बना है तो वो हमारे बीच में ट्रक ऑपरेटर यूनियंस की जो यहां पर स्ट्राइक है, एक तरह से वो यहां पर बनी है। वो एक्चुअली स्ट्राइक भी नहीं कहेंगे उसे, हुआ ये है कि वो एसीसी के जो प्लांट्स हैं वो ही बंद कर दिए गए। उस प्लांट बंद होने की वजह से अब जो ये वो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो लगातार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आज 34वां दिन है जो ये यहां पर उनका जो ये आंदोलन यहां पर जो चला हुआ है वो यहां पर जारी अभी तक रह रहा है। आज उस आंदोलन में थोड़ा सा और इंटेंसिटी देखने को मिल सकती है। और आज अगर आप लोग यहां पर जाना के प्रयास कर रहे हैं, मनाली चंडीगढ़ हाईवे पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको परेशानी हो सकती है। कारण भी मैं बता देता हूं, लैंडस्लाइड कहीं नहीं हुआ है, कुछ कहीं पर पलटा नहीं है, लेकिन ऐसा जरूर है कि आज 19 जनवरी को एक पैदल मार्च का यहां पर आयोजन किया गया है। और इस पैदल मार्च यदि हम बात करें तो इस पैदल मार्च में, क्षमा चाहेंगे, इस पैदल मार्च में हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं हमारे बीच में, 2 सीमेंट प्लांट के, दाड़ला घाट और बरमाणा के, वो बिलासपुर के नौणी से उपायुक्त कार्यालय तक 12 किलोमीटर तक पैदल मार्च करने वाले हैं। ये पैदल मार्च 11:30 बजे शुरू होगी और मनाली चंडीगढ़ जो हाईवे है वो बाधित होगा इस दौरान और इस वजह से यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। और इसमें जब यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर पैदल मार्च से पहले नौणी चौक के पास 4 लेन पर महासम्मेलन होगा और वहीं पर जिला पुलिस प्रशासन वगैरह तो यहां पर पहुंचे होंगे। अभी तक यहां पर यातायात को डाइवर्ट करने की कोई जानकारी हमारे पास नहीं है और बहुत से जवान भी यहां पर तैनात रहेंगे। उन्होंने आपको बता दें कि दोनों सीमेंट प्लांट में ढुलाई करने वाले करीब 5000 ट्रक ऑपरेटर यहां पर आज शामिल होने की यहां पर संभावना जताई जा रही है। 12 किलोमीटर ये लंबा चलेगा, 2 बजे उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगा। 30 दिसंबर को पैदल मार्च में ट्रक ऑपरेटर ने जमकर बवाल किया था, आपको पहले याद दिला दे, तो इस बार भी यह बवाल हो सकता है। अपना ध्यान अवश्य रखें। और यहां पर हालांकि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है
उन्होंने ये कहा है कि भाई जो उनके ट्रक ऑपरेटरों ने ये भी कह दिया है कि अगर ये नहीं सुलझता है मामला तो हिमाचल प्रदेश में एक भी मालगाड़ी को हम नहीं आने देंगे, यानी कि आने के समय पर आप और हम जैसे लोगों के, जैसे मैं हमेशा कहता हूं अपने बुलेटिन में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर परेशानी हो सकती है, और वही आपको यहां पर बताने के प्रयास कर रहे हैं। ये हमारे बीच में ये विवाद जो है यहां पर अपने, अगर मैं गलत नहीं हूं, 34वें दिन पहुंच चुका है। और उसी के साथ साथ आपको बता दे, यहां पर जितने भी ट्रक वाले हैं वो सारे यहां पर एक तरह से बेरोजगार हो चुके हैं, कहीं जाने को उनके पास जगह नहीं है। वो अपने किराए माल भाड़े को लेकर अभी भी टिके हुए हैं, अडानी भी टिके हुए हैं। इसी के बीच में मुख्यमंत्री जी ने यहां पर उद्योग मंत्री को जिम्मेदारी दी थी दोनों पक्षों की बात सुनकर इसके बीच का कोई हल निकालने के लिए। उसके बारे में भी आपको बता दें कि वो कल हमारे बीच में दोनों पक्षों की बात यहां पर सुनेंगे। 3 बजे वो सचिवालय में वार्ता करेंगे, और इस जो हमारे बीच में ये कमेटी बनाई गई है जिसके अध्यक्ष केसी चमन जी है, आईएएस है, वो उनकी भी बैठक यहां पर बुधवार को उनके साथ हुई। लेकिन अब ये जो नया फॉर्मूला है तय करने का रेट क्या रहेगा वो कल लगेगा पता। लेकिन यदि आज आप बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं तो आप लोगों को परेशानी सहनी पड़ सकती है, क्योंकि ट्रक ऑपरेटर सड़कों पर होंगे, और सड़कों पर होंगे तो इसका मतलब है कि अवरुद्ध अगर मार्क नहीं किया गया तो आप लोगों को भी दिक्कत आ सकती है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये हुआ क्यों है? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, और आपके हिसाब से कैसे इसका हल निकाला जा सकता है अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। इसे छोड़कर आप लोग इस स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप लोगों की ही आवाज है, और लाइक का बटन जरूर दबाएं। अभी हम 150 लाइकों पर हैं, 300 से ज्यादा लाइक्स कम से कम तो बनते हैं। और कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स के माध्यम से ही पता चलता है कि जनता इसके बारे में क्या विचार रखती है। आप ही बनाते हैं, आप ही बिगाड़ते हैं। जनता की यदि बात करें, जनता को गारंटी दी गई थी 1500 रुपए मासिक की महिलाओं को जो मिलेंगे, उसके लिए यहां पर जो सब कमेटी है वो गठित कर दी गई है। कहां तक काम पहुंचा है आप पूछे तो अगर मैं बताऊं तो सब कमेटी की नोटिफिकेशन हो चुकी है। 30 दिन का समय उसे मिला है, और उसमें 1500 रुपए मासिक भत्ता देने के लिए अब जो 30 दिन है उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। आपको यह बता दें, धनराम शांडिल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, और इसमें 3 सदस्य और हैं, जिसमें चंद्र कुमार जी एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और अनिरुद्ध सिंह जी रूरल डेवलपमेंट और जो पंचायती राज मिनिस्टर हैं वो, और उनके साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं एक हिमाचल प्रदेश सरकार में, उनको यहां पर रखा गया है। ये 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट में मंत्रिमंडल के समक्ष ये प्रस्तुत करेंगे, और उस रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद ही यहां पर अधिसूचना जो बाकी 1500 कैसे मिलेंगे उसकी बात यहां पर देखी जाएगी। किस तरह से ये वादे पूरे जाएंगे वो उसकी संभावना तलाशी जा रही है, और कमेटी उसी की रिपोर्ट यहां पर तैयार कर रही है। तो 1500 रुपए का वादा है, ऑब्वियसली यहां पर खजाने पर खर्चा आएगा, और ये कैसे इसको पूरा करेंगे वो 1 महीने के समय के बाद हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ एक कमेटी और गठित की गई है, जिसमें यह पता करना है कि भाई युवाओं को जो 1100 क्षमा चाहेंगे, युवाओं को जो रोजगार देना है उसमें 1 लाख रोजगार वो किस तरह से यहां पर सृजित किए जाएंगे और कैसे दिए जाएंगे, यह भी यहां पर देखना बहुत जरूरी है। उसी की तरह ओपीएस की यहां पर बहाली हो चुकी है, उसके लिए तो बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। लेकिन उसी के साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कहा है कि ओपीएस कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के जनजीवन से जुड़ा है। मेरे जो सरकारी मित्र हैं, जो सरकारी नौकरी में मित्र हैं वो भी सुनिएगा, गैर सरकारी नौकरी के मित्र भी सुनिएगा, और अपने विचार अवश्य व्यक्त कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी के भरमौर से विधायक डॉक्टर जनकराज, जो पूर्व में आईजीएमसी में एमएस रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की बात होनी चाहिए, केवल और केवल मात्र ओपीएस की बात नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की जब बात हो तो केवल गैर सरकारी जो लोग हैं उनके बारे में भी ये सोचना चाहिए, प्राइवेट जो लोग काम करते हैं, जो दिहाड़ीदार हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए। ओपीएस के तर्ज पर उनको भी यहां पर सुविधा मिलनी चाहिए। अगर आप इस बात से सहमत है, आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। साथ ही में अपने कमेंट के माध्यम से अपनी बातों को यहां पर अपने विचारों को भी अवश्य व्यक्त करें। बुधवार को पत्रकार वार्ता के दौरान एक बोला कि एक मजदूर, सामान उठाने वाला, सब्जी बेचने वाला, टैक्सी चलाने वाला, हर व्यक्ति एक उम्र के पड़ाव के बाद किसी सहारे की आवश्यकता होती है, और सरकार को वो सहारा अवश्य बनना चाहिए। उनका व्यक्तिगत तौर पे, भारतीय जनता पार्टी के तौर पे उन्होंने नहीं कहा, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है कि भाई ओपीएस की जगह पे यहां पे सामाजिक सुरक्षा की बात होनी चाहिए, ताकि बुढ़ापे में व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, उसकी देखभाल हो, और उस तर्ज पर यहां पर बात होनी चाहिए, ना कि केवल पेंशन की बात। सरकारी लोगों को पेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की बात होनी चाहिए। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, अगर आप इस बात को फील करते हैं कि भाई बिल्कुल सही बात है, सभी लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन या कुछ इस तरह का होना चाहिए, तो इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाएं अपनी इस बात को आगे रखने के लिए, और अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप इस विचार पर क्या सोचते हैं। चलिए जी, इसके साथ साथ अगर आप लोग गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं और आरटीओ को रजिस्ट्रेशन के पैसे नहीं देना चाह रहे हैं, तो आप लोगों को सजेस्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल गाड़ी
गाड़ी खरीदी जाए, क्योंकि पहले भी हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं होते थे। अब भी ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो हैं वो शून्य रखने का फैसला लिया गया है, जब तक कोई नई पॉलिसी नहीं बनती। नई पॉलिसी आने तक हमारे बीच में कोई भी आरटीओ फीस या फिर रजिस्ट्रेशन की फीस यहां पर नहीं लगेगी। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के यहां पर हिमाचल प्रदेश में चलाए जाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में 600 विभिन्न जगहों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है और इसकी रिपोर्टिंग जल्द ही यहां पर परिवहन विभाग सरकार को सौंपने जा रहा है। तो आप लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल कितने सफल होंगे हिमाचल प्रदेश में, वो आप लोग बताएं। प्रदेश की यदि बात करें तो प्रदेश में इस समय पर जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है वो चल रहे हैं, और बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन 1700 इलेक्ट्रिकल गाड़ियां हमारे बीच में यहां पर इस समय पर चल रही हैं। और जब तक पॉलिसी नहीं आती तो आरटीओ फीस या रजिस्ट्रेशन फीस जिसे आप कहते हैं वो नहीं देनी पड़ेगी। आप लोगों को यह भी बता दें कि डिप्टी सीएम पहले ही कह चुके हैं कि हम इलेक्ट्रिकल बसें और लेकर आएंगे, और 2018 में 19 फरवरी को यहां पर इलेक्ट्रिकल बसें शुरू हुई थी। आप लोगों को बता दें कि वोल्वो की तरह यह बसें भी कमाई का जरिया बन रही हैं, और एक बस की कीमत 76,70,000 रुपए है, और डीजल बसों में एक दिन की कमाई महज 1700 रुपए है। तो यहां पर ये आगे के लिए भी सक्सेसफुल प्रूव हो सकती हैं। तो आप लोगों के अनुसार यहां पर जो इलेक्ट्रिकल बसें हैं, क्या उनका इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, क्या उनके लिए हमारे बीच में आप लोग कैसा समझते हैं वो जरूर बताएं। तो दो चीजें, एक सामाजिक सुरक्षा क्या सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, ओपीएससी होनी चाहिए, पहला तो प्रश्न ये है। दूसरा मेरा आपका प्रश्न ये था कि भाई हिमाचल प्रदेश में जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स है, आप लोगों को फिर बता दें अभी भी आपको रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। आप लोग इलेक्ट्रिकल व्हीकल को कितना सफल मानते हैं हिमाचल जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सरकार इसके लिए सुविधाएं बढ़ा रही है, आरटीओ की फीस आप लोगों की नहीं लगेगी, लेकिन उसी के साथ साथ जो चार्जिंग स्टेशन है वो भी आप लोगों को बता दें कि भाई हमारे बीच में बहुत से स्थापित करने के लिए जगहें चिन्हित कर दी गई हैं। हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो हमारे बीच में 25 तारीख को पूर्ण राज्यत्व दिवस हमारे बीच में मनाया जाएगा। उस पूर्ण राज्यत्व दिवस इस बार जो प्रदेश स्तरीय है वो हमीरपुर में मनाया जाएगा। यहां पर सीएम सुखू यहां पर ध्वजारोहण करेंगे। आप लोगों को बता दें कि ये राष्ट्रीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हमीरपुर जो लड़कों वाली है, बाल वाली जो है वो वाली, उसमें मनाया जाएगा, और उसमें भव्य परेड की सलामी यहां पर सुखू जी लेंगे, मुख्यमंत्री जी लेंगे। उसी के साथ साथ यहां पर विभिन्न झांकियां और प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेंगे। उसी के साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर 2 दिन में जिला प्रशासन को भेजने के निर्देश यहां पर थीम संबंधी जो बातें हैं वो हो रही है, और उसी के साथ 23 से 26 जनवरी तक मौसम खराब रहने का भी अनुमान है। इसके चलते जो वहां पर टाउन हॉल है उसमें भी ये कार्यक्रम करवाए जा सकते हैं अगर बारिश होती है। 23 से 26 जनवरी आप समझ रहे हैं कि उसी दौरान हमारे बीच में ये पूर्ण राज्यत्व दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों चीजें यहां पर होंगी। और यहां पर आप लोगों को बता दें कि 2009-10 में प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जो हमारे बीच में तब मुख्यमंत्री थे वो भी इस तरह की बात कर चुके हैं। तब भोरंज में राज्य स्तरीय कार्यक्रम करवाया गया था। इस बार राज्य स्तरीय राज्यत्व दिवस कार्यक्रम जो है हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में होने वाला है। आप लोग इस स्ट्रीम को भी शेयर कीजिए बड़े बड़े ग्रुप्स में, 2-3 बड़े ग्रुप्स में, उसके साथ अपने कमेंट्स के माध्यम से अपने विचार अवश्य रखा करें। सभी को गुड मॉर्निंग है, जय श्री राम है। और हां, अभी तक हमारे बीच में जो लाइक्स है 253 हुए हैं। बुलेटिन खत्म होने तक इसे 350 पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। चलिए आते हैं, देखते हैं कैसे ये आगे होता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये एक बहुत बढ़िया एक खबर है, वो आप लोगों को यहां पर, इसको मैं लास्ट में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले गणतंत्र दिवस की भी बात कर ले तो गणतंत्र दिवस पर इस बार जो 26 जनवरी की परेड होती है उसमें हिमाचल की झांकी नहीं दिखाई जाएगी। इस बार कोई झांकी जो है हमारे बीच में जो इस समारोह के लिए हिमाचल की कोई झांकी नहीं भेजी गई है। इस संबंध के कहा जा रहा है कि समय पर सूचना नहीं मिली इसलिए तैयारी नहीं कर सके, इस वजह से कोई झांकी भी हमारे बीच में नहीं है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। वर्ष 2019 में महात्मा गांधी की हिमाचल यात्रा का प्रस्ताव भेजा गया था झांकी के तौर पर, लेकिन वो मॉडल भी खारिज कर दिया गया था। लेकिन अभी की बात करें तो इस बार आप लोगों को 2023 में कोई भी हिमाचल प्रदेश की झांकी आपको राजपथ पर चलती हुई नहीं मिलेगी। बहरहाल इसके साथ साथ ही एक पायलट प्रोजेक्ट में पूरे भारत के चुनिंदा जिलों को में हमीरपुर और क्षमा चाहेंगे सिरमौर और सोलन का नाम आया है। यहां पर एक यूविन पोर्टल जो शुरू किया गया है, यह टीकाकरण का एक पोर्टल है जिसमें पायलट प्रोजेक्ट जो है, मैंने कहा कि सभी जगह नहीं है, केवल इन्हीं कुछ जगह पर है। बुधवार को यह पोर्टल सिरमौर और सोलन में लॉन्च किया गया और इसमें कार्य शुरू हो गया है। आप लोगों को बता दें इसमें जो बच्चों का टीकाकरण है जिसमें बीसीजी, हेपेटाइटिस, डिथीरिया, पोलियो समेत गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण करवाने के लिए जो यहां पर फील्ड स्टाफ द्वारा सूचना दी
जाती है, उसी तरह का ये पोर्टल यहां पर बनाया गया है और अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर केवल और केवल मात्र सोलन और सिरमौर में ये शुरू किया गया है, बाकी के 10 जिलों में अभी तक नहीं है। लेकिन फिर भी जब ये है तो मतलब एक तरह से जैसे कोविड के लिए बनाया गया था उसी तरह से ये भी हमारे बीच में है। आप सभी लोग इस स्ट्रीम को शेयर कीजिए। इस खबर को अगर आप पसंद करते हैं, हमारी आखिरी खबर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण खबर है, बहुत प्रेरणादायक खबर है, किसी और को भी प्रेरणा देनी हो तो यह खबर जरूर उस तक पहुंचाए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के एक युवक ने, जिसका नाम प्रदीप सिंह है, उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यूजीसी नेट की परीक्षा, पहले तो वैसे जिन्होंने यूजीसी नेट की क्लियर किया होता है बहुत मेहनत वो लोग करते हैं। बड़ी बात उसके बाद यह हो जाती है कि बिना किसी कोचिंग के ये मुकाम हासिल कर लिया और उपमंडल शिलाई के पाब मानल पंचायत के चमिया गांव के रहने वाले प्रदीप ने एचपीयू शिमला के अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बाद ये नेट की तैयारियां शुरू की थी। लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं होती। आपको यह भी बता दें कि जो इन्होंने है, ये इनकी परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, तो इन्होंने दिहाड़ी लगाने की सोची और शिमला के साथ जुब्बल, कोटखाई और सोलन में ठेकेदार के माध्यम से मजदूरी इन्होंने की है। तो मजदूरी करने के साथ साथ ही मजदूरी करते हुए यहां पर उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास कर ली। अब वो जो मजदूरी करते थे उसके बीच में पढ़ाई के लिए वक्त निकालते थे, तो देखिए तपस्या देखिए। और उसी के साथ अब इन्होंने इस बार जेआरएफ उत्तीर्ण कर लिया है, अब पीएचडी वो कर सकते हैं, करेंगे। और कितनी बड़ी बात है, यहां पर हम लोगों के पास सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी हमसे एग्जाम नहीं निकलते हैं। और यहां पर ये प्रदीप जी ने दिहाड़ी लगाते हुए यहां पर एनईटी यूजीसी नेट यूजीसी क्लियर कर दिया, तो एक बड़ी बात है। इनके लिए एक एक शेयर तो बनता है और उसी के साथ साथ इस कमेंट के माध्यम से इन्हें कांग्रेचुलेशन अवश्य लिखे, अपनी शुभकामनाएं अवश्य दे और हाँ, इस वीडियो को शेयर करने के साथ लाइक का बटन लगातार दबाते रहे। बहरहाल ये थे आज का सुबह के मॉर्निंग बुलेटिन। मेरा नाम मुकुलदेव वृक्षपति है। मैं आप लोगों के बीच में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे आपको इसी नाम से मिल जाऊंगा। अगर आपके पास कोई मुद्दा है आप तक मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं तो 9882837038 9888737038 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मेरे साथ लाइव टाइम्स टीवी के पेजेस के साथ आप जरूर जुड़िए, बेल आइकन अवश्य दबाएं। मुकुलदेव वृक्षपति, लाइव टाइम्स टीवी। आप लोग हमारे पेजेस को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे देख सकते हैं। देखते रहे लाइव टाइम्स टीवी। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।